नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड पीसीएस 2016 आरओ एआरओ का जो पेपर है उसका सीसेट का जो पोर्शन है उसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हम बड़े आसान भाषा में इसे सॉल्व करेंगे और एक तरीका जो होगा वो बहुत बेहतर तरीका हम यहाँ पे प्रयास करेंगे आपके लिए हो, जिससे कि प्रत्येक स्टूडेंट के समझ में बातें सारी आ सकें। ये हमारे पास इंग्लिश में सेट मिला है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम इसे बहुत ही आसान तरीके से और सारे वर्ड्स को एकदम बढ़िया तरीके से समझाएंगे ताकि हर एक स्टूडेंट के समझ में आसानी के साथ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन 95 था। उस समय इस एग्ज़ाम में लगभग 30 क्वेश्चन सी सेट के होते थे, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम मैथ्स और रीजनिंग में ले लेते हैं। अब जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे सी सेट के, यानी जो लोअर पीसीएस या एफआरओ की तरह होता है वैसे ही 50 क्वेश्चन हमारे आएंगे। तो काफ़ी स्कोरिंग ये रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन जब हम करेंगे 95 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे दे रखा है 2.39 का स्क्वायर, यहाँ पे 1.61 का स्क्वायर आपको दिख रहा है। तो इसको हम स्क्वायर निकाल के सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, जो कि होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पे होती है। क्लियर। तो जब हम इसे ए प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा 2.39 प्लस 1.61, और a माइनस बी करेंगे तो जगह 2.39 माइनस 1.61। ठीक है, और इसका अपॉन में जो है वही आएगा 2.39 माइनस 1.61। तो इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 और 1 होता है 3, और 0.39 और 0.61 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 3 और 1 हो जाएगा 4। हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये यहाँ पर जो रेशियो वाला क्वेश्चन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.75 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5 अपॉन 8। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 8 इंटू 0.75। 5 से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 0.75, और यहाँ बचेगा 15 पंजे 75, तो लगभग यहाँ पे आएगा, लगभग नहीं 15 आएगा, पॉइंट का 0.15 आएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 8, 15, 18, 120, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 1.20 आंसर आएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 97 पे। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा है एवरेज एज ऑफ क्लास 22 स्टूडेंट। ये क्वेश्चन हर टाइम हमें देखने को मिलता है और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इन कई स्टूडेंट्स से भी जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो इसे हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि एवरेज एज ऑफ क्लास 22 स्टूडेंट्स। एक क्लास के 22 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एवरेज एज है वो 21 है। ठीक है, एंड एवरेज एज इंक्रीज बाय 1 ईयर। 1 साल एवरेज एज बढ़ जाता है जब उसमें टीचर भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, यानी टीचर इन सबसे ज़्यादा वजन रखता है, और टीचर अपने वजन में सभी 22 स्टूडेंट, देखो 22 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज एज कितना है 21 ईयर। आसान से भाषा में इसको समझने का प्रयास करें। बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। और जब टीचर आ जाता है तो टोटल जो स्टूडेंट हो जाते हैं वो 23 हो जाते हैं टीचर को मिला करके। उसके बाद जो एवरेज होता है वो होता है 22 ईयर। इसका मतलब टीचर जो है वो प्रत्येक स्टूडेंट्स को, कितने स्टूडेंट्स हैं 22, प्रत्येक स्टूडेंट्स को उसने 1-1 किलो वजन दिया। तो कितना कितना किलो वजन दिया? 22 केजी वजन दिया। ठीक है, 21 ईयर था ना, तो 1 ईयर इंक्रीज हुआ यहाँ से यहाँ आने पे, तो यानी 1 ईयर इंक्रीज हुआ, तो ये 1 ईयर इंक्रीज टीचर की वजह से हुआ है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को 1-1 किलो वजन दिया है, तो 22 किलो वजन तो टीचर को दिया। और 23 जो लोग हो गए इसके बाद, उनका एवरेज एज भी जो एवरेज ईयर है वो भी 22 है। ठीक है, 22 है उनका एवरेज वेट भी। इसका मतलब जो टीचर भी है उसने अपने आप को भी 22 पे मेंटेन रखा, तो यहाँ पे 22 + 22 कर देंगे, आंसर 44 आ जाएगा। समझाने में थोड़ा टाइम जरूर लगा हो, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इस तरीके से बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल लेंगे, तो आंसर इसका बहुत जल्दी आ जाएगा। या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप 22 × 21 कीजिए, जो आंसर आया, फिर आप एक बढ़ गया तो 23 हो गया, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 22 हो जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तभी भी आंसर 24 ही आने वाला है। तो उससे या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। ए मैन हैज़ सम हैंस एंड काउ। एक आदमी के पास कुछ हैन और काउज हैं। नंबर ऑफ हेड 48 है, और नंबर ऑफ फीट इक्वल टू 140 है। मैं इसमें बहुत आसान तरीका आपको समझाने वाला हूँ, शायद आपने इससे पहले सीखा हो या नहीं सीखा हो। ठीक है, आपकी हेल्प हो जाएगी।
नंबर ऑफ हेड्स, अगर हेड की बात करें, काउज एंड हैंस की हेड की बात करें अगर, तो वो 48 है। ठीक है, यहाँ पे इसमें काउज भी है और हैंस भी इंक्लूड है। और अगर फीट की बात करें या लेग की बात करें, तो हमारे पास है वो 140। अब इसमें भी काउ भी है और हैंस भी है। ठीक है, लेकिन काउ के 4 पैर होते हैं और हैंस के 2 पैर होते हैं। तो या तो इस क्वेश्चन को करने के तरीके भी दो हैं। ठीक है, या तो हम ऐसा करें, काउस के पैर को एक्स मान लें, काउस के नंबर को एक्स मान लें और हैंस के नंबर को वाई मान लें। ठीक है, तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 48, यानी टोटल हेड्स हमारे पास इतने हैं, टोटल इतने ही हमारे पास हैंस और काउ। और काउ के पैर 4 होते हैं तो 4x, इसके 2, तो 2y इक्वल टू 140। या तो इसे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर निकालिए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसे देखिए। डायरेक्ट आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर हमें 4 लेग वाले एनिमल को निकालना है, 4 लेग वाले एनिमल का नंबर निकालना है, यानी यहाँ पर वो दे रखा है काउ, तो 4 लेग वाले एनिमल के नंबर को निकालने के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, L/2 माइनस एच। बस 3 टर्म आपको याद करने हैं, L/2 माइनस एच, इतना याद करना है बस। तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, 4 लेग वाला एनिमल मिल जाएगा, यानी काउ मिल जाएगा आपको इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में अलग हो सकता है। तो लेग कितने हैं मेरे पास दे रखा है 140/2 कर लीजिए माइनस एच, एच मतलब टोटल हेड। तो इसे काटेंगे आप तो 70 आएगा, 70 में से 48 कर माइनस करेंगे तो आएगा आपका 22। ठीक है, ये हमारे पास काव आ गए। लेकिन क्वेश्चन में तो काव पूछा ही नहीं है, हैंस पूछा है। किसी में काव पूछे किसी में हैंस पूछेगा, लेकिन टोटल नंबर हेड तो हमें पता है 48 है, यानी टोटल नंबर हैंस और काव कितने हैं 48। 22 काव हैं तो हैंस कितना हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा, 48 में से 22 माइनस कर लीजिए, 26 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में इसे आप डील कर सकते हैं। हालांकि समझाने में हो सकता है थोड़ा प्रयास लग रहा हो, समय लग रहा हो ज़्यादा, लेकिन इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप एक बार ऐसा भी प्रयास कीजिए कि पहले आप अपने आप से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप इसकी वीडियो को प्ले कीजिए और फिर इस सॉल्यूशन को देखने का प्रयास कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आपके आगे बढ़ते हैं, इसे रेज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 20% ऑफ ए इक्वल टू बी, 20% of A equal to B, then B% of 20 is the same। यानी 20% ऑफ A का 20% B के बराबर है, A का 20% B के बराबर है, तब B तब B का कितना परसेंट ऑफ 20 है। ठीक है, या 20 B का कितना परसेंट 20 है, ये पूछा है इसमें। क्लियर, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, ये क्वेश्चन बड़ा आसान होता है लेकिन कई बार इसमें भी गलतियां हो जाती हैं हमसे। आराम से करेंगे, 20% यानी 20/100, आराम से। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब ए और बी मतलब बी, काटो, ये आ जाएगा 1/5। तो A/5 इक्वल्स टू बी आया हमारा, ये हमारा आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है, B% यानी B/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 20 मतलब 20। आंसर किसकी टर्म है, ए की टर्म्स में आंसर है, इसका मतलब बी की जगह में क्या रखना है, A/5। तो 20 जगह 20, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, और बी की जगह A/5, बी की जगह A/5 हमने रखा और नीचे 100 भी है, तो 20 से हम काट देंगे 100 को, 5, हमारा आंसर आएगा A/25। लेकिन A/25 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, कई लोग इसे आंसर मार देंगे जो पूरा गलत हो जाएगा। आंसर परसेंट में पूछ रहा है, तो फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 4% ऑफ, मल्टीप्लाई मतलब ऑफ ए, 4% ऑफ ए कहाँ पर है, ये रहा, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है कि मुकेश सेल करता है 18x एट द प्राइस फॉर विच ही बाउट 20x। ठीक है, वो 18x को सेल करता है यानी बेचता है उस मूल्य पर, उस कीमत पर जिस कीमत पर उसने 20x लिए थे। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस बताइए। कहने का मतलब वो कह रहा है कि 18x का जो SP है, यानी जो सेलिंग प्राइस है, वो
20x के कॉस्ट प्राइस 20x के x के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। ये तो कह रहा है कि मुकेश ने 18x एट द प्राइस फॉर विच ही बाउट 20x, 18x उस प्राइस पे बेचे जिसमें कि 20x खरीदे गए थे, यानी 18x का CP 20 के SP 20 के CP x के CP के इक्वल है। तो यहाँ से अगर आप SP और CP का रेशियो निकालेंगे तो 20 अपनी जगह है, CP यहाँ मल्टीप्लाई में था तो मैंने इसे डिवाइड में ले लिया, और 18 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको डिवाइड में ले लूँगा। यहाँ पे जो रेशियो आता है SPC का वो 20 से 18 है। यानी अगर मैं देखूँ तो अगर हम प्रॉफिट निकालें तो प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP। तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 2 का प्रॉफिट हो रहा है, और ये प्रॉफिट किस पे है CP पर होता है हमेशा प्रॉफिट और लॉस दोनों। CP 18 है हमारा। परसेंट के लिए क्या करेंगे 100 से इंटू 2 से काटा कितना आया 9, 9 से डिवाइड करो 100 को, 9 9 जा 9 11 जा 99 आएगा, 9 11 जा 99 यानी 11 नंबर 99, और एक बचेगा अपॉन 9, ये आएगा प्रॉफिट परसेंट, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, काउंटिंग फिगर का है। तो आपको इसमें स्क्वायर बताने हैं, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका आंसर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि इसमें स्क्वायर बताने, सबसे पहले अगर आप एक स्क्वायर को देखें, यहाँ पर इसके अंदर 4 और बनाते हैं, तो इसमें हमें एक स्क्वायर ये नज़र आता है बाहर से और 4 अंदर से नज़र आते हैं, तो इसमें स्क्वायर हो जाते हैं 5। तो सबसे पहले इसके यही बाहर से बन रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें एक स्क्वायर ये नज़र आ रहे हैं, और फिर इसके ये अंदर 4 नज़र आ रहे हैं, एक ही बड़ा और अंदर 4, तो कितने हो गए 5। फिर एक अंदर और है, इसके अंदर भी 4 है तो 5, एक अंदर और है, इसके अंदर भी 4 है तो 5, यानी 15 स्क्वायर हमें यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि लाइट को मॉर्निंग कहा जाता है, मॉर्निंग को डार्क। तो हम क्वेश्चन देखते हैं सीधा। क्वेश्चन पूछ रहा है नॉर्मली व्हेन डू यू स्लीप, तो हम सोते कब हैं, हम सोते हैं रात को, और नाइट को क्या कह रहे हैं, नाइट इज सनशाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा सनशाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, रीजनिंग सही है, ए फैमिली हैज़ ए मैन हिज वाइफ, ए फैमिली एक फैमिली में एक मैन है, यानी एक आदमी है और उसकी शादी हो रखी है, उसकी वाइफ है, ठीक है। देयर 4 सन एंड देयर वाइफ्स, उनके 4 बेटे हैं और उनकी भी अपनी अपनी वाइफ है, इनके 4 बेटे हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, इनके 4 बेटे हैं, इन दोनों के 4 बेटे हैं। ये हो गया 1 2 3 और 4, और प्रत्येक की अपनी अपनी वाइफ है, इसकी भी अपनी वाइफ है, इसकी भी अपनी वाइफ है, इसकी भी अपनी वाइफ है, और इसकी भी अपनी वाइफ है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी वाइफ है, ठीक है, ये सब मेल हैं, ठीक है। और द फैमिली ऑफ एवरी सन हैव्स 3 सन एंड 1 डॉटर, प्रत्येक के पास 3 सन और 1 डॉटर है, यानी इनके 3 बेटे हैं और 1 डॉटर है, ऐसा प्रत्येक का है। तो पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल, मेल कितने हैं। तो अब ध्यान से देखिए, एक यहाँ पर है जो सबके दादाजी हो गए, फिर दादाजी के बेटे हैं कितने 4, तो 4 ये मेल हो गए। फिर प्रत्येक बेटे के 3 लड़के हैं, और लड़के कितने हैं 4, तो 12 ये हो गए। तो 12 और 4 16 और 1 17, 17 आंसर हो जाएगा फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन से है, इसे कैसे करते हैं देखिए। के इज ब्रदर ऑफ एन, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सेम जनरेशन के लिए आप एक हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनाएंगे। आइए देखते हैं। के इज ब्रदर ऑफ एन, के इज ब्रदर ऑफ एन, के एन का भाई है। के इज ब्रदर यानी के का जेंडर स्पेसिफिक है, वो लड़का है, इसलिए हमने इसको प्लस दे दिया है। लड़की के लिए हम नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे इससे कुछ मतलब नहीं है, बस रिप्रेजेंट करेंगे उनको प्लस, ताकि हमें डाउट ना रहे। फिर बोला है एंड एक्स, के इज ब्रदर ऑफ एन एंड एक्स, के एक्स का भी ब्रदर है, के एक्स का भी ब्रदर है। एक्स और एन का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है तो कोई साइन नहीं करेंगे।
y इज मदर ऑफ n, y जो है वो n की मदर है, तो जो ऊपर वाली रिलेशन होगी यानी उसके हम ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, जो इससे बड़ी वाली रिलेशन होगी, और y मदर है तो इसको हम नेगेटिव साइन से दे दिया, ठीक है। एंड जेड इज द फादर ऑफ के, जेड जो है वो के पिता है, इसका मतलब ये सारे भाई बहन है ये वाले, और इसकी माँ ये है वाई, और वाई और के पिता हैं जेड, इसका मतलब इन दोनों की शादी हो रखी है, ये हस्बैंड वाइफ है। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहला, के इज सन ऑफ जेड, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई इज वाइफ ऑफ जेड, बिल्कुल सही है। एन इज ऑलवेज द ब्रदर ऑफ एक्स, एन इज ऑलवेज ब्रदर ऑफ एक्स, इसको रहने देते हैं अभी। जेड इज फादर ऑफ एक्स, जेड इज फादर ऑफ एक्स, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये वाला इसका स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं, यहाँ पे देखिए, बोला है एन इज ऑलवेज द ब्रदर ऑफ एक्स, एन का जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए हम इसको ना ब्रदर मान सकते हैं ना सिस्टर। अभी हो सकता है ब्रदर सिस्टर में से एक ही होगा, लेकिन जेंडर स्पेसिफाई नहीं हुआ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सबसे सही होगा, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन है, ये भी इसको भी हमको आसानी से सीखना है। इन ए रो 30 गर्ल्स हैं, एक रो में है 30 गर्ल्स हैं, ठीक है। When शिवानी वॉज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट 6 प्लेस, जब शिवानी को उसके लेफ्ट 6 प्लेस खिसकाया जाता है, हर नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो उसका जो नंबर है लेफ्ट एंड साइड से, यानी ये वाली है लेफ्ट हैंड और ये वाली है राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट एंड से 8th हो जाता है, ठीक है। What will be the number of Urvasi from right end or in the row if Urvasi was 4th place to right Shivani to the original position? देखिए ध्यान से करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ी सी गलती होगी तो ये नहीं हो पाएगा या गलत हो जाएगा, क्योंकि नंबर बहुत पास होते हैं, 12, 13, 14, 16 बहुत पास नंबर होते हैं, तो एक भी अगर गड़बड़ हुआ तो इसमें एरर होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान से करेंगे। सबसे पहले 30 लड़कियाँ हैं, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि शिवानी हैज शिफ्टेड हर लेफ्ट प्लेस, लेफ्ट प्लेस शिफ्ट किया जाता है, हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड बिकम्स 8, उसका नंबर लेफ्ट हैंड से 8 बन जाता है, यानी इधर से 8th नंबर पे आ जाती है शिवानी, 8th नंबर पे आ जाती है शिवानी लेफ्ट हैंड से। कब आती है, जब उसे शिवानी हैज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट 6 प्लेस, ठीक है, शिफ्ट प्लेस उसे लेफ्ट किया जाता है, यानी शिवानी कहीं यहाँ कहीं रही होगी, तभी तो उसका लेफ्ट ये वाला हिस्सा हुआ, 6 प्लेस इधर किया उसे, यानी शिवानी की जो ओरिजिनल पोजीशन है वो यहाँ है, ठीक है, और ये 8th पोजीशन उसका इधर से 6वां पोजीशन हो गया जब उसे शिफ्ट किया, ठीक है। तो ये होगा, ये इसका 6वां पोजीशन है, तो ये होगा 5वां, ये होगा चौथा, तीसरा, दूसरा, और ये जो उसका ओरिजिनल पोजीशन थी शिवानी की वो ये है, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। शिफ्ट पोजीशन शिफ्ट किया ना, तो 1 2 3 4, एक कम रह गया शायद, ये यहाँ पे तो है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पोजीशन में शिफ्ट किया, ये शिवानी की ओरिजिनल पोजीशन है, ये वाली यहाँ पे जो है। आगे देखते हैं, व्हाट विल बी द नंबर, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में एक और चीज़ दी है, उर्वशी वॉज 4th प्लेस टू राइट शिवानी ओरिजिनल पोजीशन, उर्वशी वॉज 4th प्लेस टू राइट, ओरिजिनल पोजीशन के 4th प्लेस राइट, यानी 1 2 3 4 यहाँ पे थी उर्वशी, ठीक है, यहाँ पे थी उर्वशी शिवानी के ओरिजिनल पोजीशन से। क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ उर्वशी फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो, राइट एंड ऑफ द रो, राइट हैंड की तरफ से, यानी इस तरफ से, इधर तो 30 लड़कियां हैं ना, तो टोटल और भी होंगे, इधर से उर्वशी की पोजीशन क्या है, तो हम इधर से निकाल लेते हैं, इधर से हमारे पास सारे नंबर हैं, देखो 8th पे तो ये है, लेफ्ट हैंड से शिवानी की जो नई पोजीशन थी, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी इधर से 18 पोजीशन है, 8th यहाँ है, फिर 6 यहाँ पे हो गया, 6 पोजीशन शिफ्ट किया था ना, तो 8th 18 पोजीशन है लेफ्ट से, तो राइट से कितनी हो जाएगी, टोटल है 30, तो लेफ्ट से है 18, तो 18 के बाद टोटल 30 गर्ल्स हैं इसमें, तो राइट साइड इसके कितनी गर्ल्स होंगी, 12, टोटल कितनी गर्ल्स रखी हैं 30, तो राइट साइड लेफ्ट से 18 हैं, तो इसकी इधर कितनी बची फिर 12,
पूछा है उर्वशी का राइट हैंड साइड से, तो 12 इसके लेफ्ट में है, तो इसके बाद 18 में कौन सा होगा? 13वां, 13th होगा, तो ये वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, 13 वाला आंसर। इसमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन समझ के करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, थोड़ा लेंथी भी था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम यहाँ पे करते हैं। इसमें बोला गया है कि सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द आंसर, हमें फिगर सेलेक्ट करना है कि नेक्स्ट कौन सा होगा। तो इसमें ध्यान से देखिए, सबसे पहले ऊपर दिया है एच का नंबर होता है 8, एफ का नंबर होता है 6, सी का होता है 3, एल का होता है 12। ये आपको याद रखनी चाहिए अगर आपको रीजनिंग में फटाफट से क्वेश्चन करने हैं तो। जे का होता है 10 और जी का 7। फिर पी का देखिए, पी का होता है यहाँ पे 16, एन का होता है यहाँ पे 14 और के का होता है 11। देखिए तो एक एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20। तो 20 नंबर पे कौन सा आता है? 20 नंबर पे आता है टी, तो जिसके ऊपर टी है वही आंसर है, यही। और भी चेक कर लेते हैं, जिसके लेफ्ट में 6 है, 4 10, 4 14 और 4 18, 18 नंबर पे आता है हमारा आर। हाँ बिल्कुल सही है, तीसरा सही हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ, इसका मतलब तीसरा यहाँ ये मत कर देना, ये वाला आंसर होगा कि इसमें तीसरे नंबर का डायग्राम बी ऑप्शन पे है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। कई बार ऐसे में गलती हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है रमन बोरोज 12,000 रुपये फॉर 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए और 10.5% ब्याज पर सिंपल इंटरेस्ट से लेता है, जबकि राहुल भी बोरो करता है, यही अमाउंट को बोरो करता है सेम पीरियड के लिए, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और कंपाउंडेड है। ठीक है, हु पेज मोर एंड हाउ मच, कौन ज़्यादा देगा और कितना देगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हमें एसआई का हम फॉर्मूला जानते हैं, सिंपल निकाल लो फटाफट से, पी आर टी अपॉन 100। पी कितना होता है हमारा, पी आर टी अपॉन 100 करेंगे तो पी हो जाएगा हमारा 12,000 रुपये दे रखा है। आर की वैल्यू दे रखी है 3, आर की वैल्यू दे रखी है 21/2 लेंगे। ठीक है, अपॉन 100 काटेंगे, 2 से काटेंगे 60 आएगा। ठीक है, 21 3 63 हो जाएगा इंटू 60, तो 0 आएगा। 6 3 18 का 8 कैरी 1, 6 6 36 और 1 37, तो ये आएगा मेरा ऐसा ही आ रहा है ये। अब मेरे को निकालना है सी आई, तो सी आई हम ट्री मेथड से निकाल लेते हैं, बहुत आसान होता है। 12,000 3 साल में 10% के रेट से, तो 10% कितना होता है? 10% का मतलब 1/10, तो 1/10 कितनी बार लगेगा? 3 बार। 3 साल के लिए ना, तो 1/10 1/10 1/10, तो यहाँ पे 1/10 को काटेंगे अगर 12,000 से, तो यहाँ पे बचेगा 1200, यहाँ पे बचेगा 1200 और यहाँ पे बचेगा 1200, तो मैं 3 बार ना लिख के इसको 3 से उल्टा कर दूँ। फिर 1200 का फिर से 1/10 निकालेंगे तो ये आएगा 120, और ये भी कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा, क्योंकि तीनों बार इंटरेस्ट लगेगा। और फिर लास्ट एक बार और निकालेंगे 120 का 10% जो रेट है वो आएगा 12, तो ये आएगा 12 3 36, ये आएगा 12 3 36 360, और ये आएगा 12। इसको प्लस करेंगे तो आएगा 2 6 1 7 6 3 9 और 3, ये आ रहा है 3,972, और ये आ रहा है 3,780। तो इसमें से ये माइनस करो। ठीक है, तो 2 में से 0 गया 2, 7 में से 8, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया 1, और 3 में 3 गया 192 आ रहा है। और जो कंपाउंड टेस्ट लिया था उसका ज़्यादा आ रहा है, यानी राहुल ज़्यादा देगा। कितना ज़्यादा देगा? 192 देगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ बोला है कि द मीन एज ऑफ फादर एंड हिज सन 27 ईयर। मीन यानी एवरेज एज किसकी? बेटे और पिता की, यानी फादर और सन की एवरेज एज कितनी है? वो है 27 ईयर, यानी टोटल एज इनकी कितनी होगी? फिर 54 ईयर होगी, 54 ईयर होगी। 18 साल के बाद फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन। 18 साल बाद, 18 साल बाद मतलब 18 साल बाद इसकी एज भी 18 साल बढ़ेगी और इसकी एज भी 18 साल बढ़ेगी, यानी सन और दोनों की कितनी बढ़ गई? 36। 36 ऐड करो, कितना आ जाएगा? 6 4 10 0 1 और 9 90। 18 साल बाद दोनों की उम्र 90 हो जाएगी, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये दे रखी है कि फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन। फादर की उम्र सन के 2 गुना होगी। तो एक कैलकुलेशन करते हैं, तो हाँ 30 और 60 हो रहा है, इसका मतलब बेटा 30 और पिता 60 होगा, यही बनेगा।
लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, देयर रिस्पेक्टिव प्रेजेंट एज मतलब अब की उम्र। तो 18 साल बाद की उम्र है ना ये वाली, तो अब की उम्र कितनी हो जाएगी, तो 18 18 माइनस कर लो, दोनों में से माइनस कर लो, ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा कितना 12, तो 12 42 आंसर आएगा, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। यहाँ पे टर्म्स दे रखे हैं बी, फिर डी, फिर एफ, यहाँ पे नंबर लगा के देख सकते हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो नेक्स्ट आएगा 10 और 10 पे आता है हमारा कौन सा, जे। तो इसका मतलब ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, लास्ट भी क्यू आ रहा है, तो हम नंबर्स को देखते हैं। 2 के बाद दे रखा है 5, 2 के बाद दे रखा है 5 यानी 3 का डिफरेंस है। 5 के बाद दे रखा है 12 यानी 7 का। 12 के बाद दे रखा है 27 यानी 15 का। इनका भी डिफरेंस देखेंगे तो 3 और 4 का बीच का 7, 7 और 15 का 8, इसका मतलब 4 और 4 8, नेक्स्ट जो होगा वो 16 का होगा, तो ये 31 होगा। ठीक है, तो 31 ऐड करेंगे 27 में, 7 और 1 8 और 3 और 2 5 यानी 58 वाला आंसर सही होगा, तो ये वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स भुवन, भुवन की तरफ देखते हुए मधु कहती है, मधु कह रही है भुवन की तरफ देखते हुए, भुवन का इंट्रोडक्शन दे रही है कि ही इज सन ऑफ, वह बेटा है, वह बेटा है किसका, ही इज सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर, यानी इसका मतलब वह मेरे पिता का एकमात्र बेटा है। तो इसका पिता यहाँ ऊपर और ऊपर आएगा, यानी इसका ये कोई व्यक्ति है, इसका बेटा ये और इसका बेटा ये। और मधु कह रही है कि ये जो भुवन है वो मेरे पिता के एकमात्र बेटे का, तो इसके पिता के एकमात्र बेटा कौन हुआ, इसका भाई हुआ, तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। मधु के पिता का एकमात्र बेटा यानी मधु का भाई का बेटा है कौन, भुवन। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ बोला है हाउ इज मधु मदर ऑफ भुवन रिलेटेड टू मधु, तो भुवन की माँ यानी भुवन की जो माता हैं वो यहाँ पे होंगी, ठीक है, यहाँ पे होंगी, और ये भुवन के पिताजी हैं। क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इज मदर ऑफ भुवन रिलेटेड टू मधु, मदर ऑफ भुवन रिलेटेड टू मधु यानी इनका मधु से, यानी मधु कौन होगी, भुवन की बुआ हो गई, तो मधु की मम्मी का मधु की बुआ से क्या रिलेशन होगा, तो भाई की पत्नी को भाभी बोलेंगे, तो भाभी यानी सिस्टर इन लॉ हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द थर्ड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल मिसिंग नंबर बोल रहा है, तो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे आप पहले अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये 24 है जो 8 12 और 6 का एलसीएम है, ऐसी 12 यहाँ पे 6 का, 3 का और 4 का एलसीएम है। इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा वो एलसीएम होगा इन तीनों नंबर्स का। तो हम ऑप्शन से उठा के देख लेते हैं, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। 18 में तो 7 का टेबल जाता नहीं है, तो 18 हो नहीं सकता। 46 में नहीं हो सकता, 7 6 के 42 होता है। 80 में भी 7 का टेबल जाता नहीं है। 70 में जाता है, 7 का भी, 2 का भी, 5 का भी, ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक वर्ड ढूंढना है कौन सा आएगा, तो इसे हम ऐसे करके देखते हैं। यहाँ पे आएगा 4 4 4 2 जा 8 और 4, हाँ 4 2 जा 8 प्लस 4, 12 दूनी 24 प्लस 4 और 28 दूनी 56 प्लस 4 यानी 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है A is twice as good as workman as B and together they finish work in 18 days। मतलब A की ताकत, A की एफिशिएंसी B की तुलना में 2 गुना है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर B किसी काम को 2 दिन में करता है तो A उस काम को 1 ही दिन में कर देगा, ये इसका मतलब हुआ ट्वाइस एफिशिएंसी का। और दोनों किसी उस काम को 18 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं दोनों मिल करके,
तो पूछा है इन हाउ मेनी डेज ए अलोन विल फिनिश द वर्क एंड टाइम में क्वेश्चन है। ए अकेला कितने दिन में कर लेगा। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें बारी से जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो हमारा टोटल वर्क आता है। टोटल वर्क जो भी काम हुआ है, एफिशिएंसी का मतलब उनकी ताकत जिससे वो काम कर रहे हैं, और टाइम का मतलब वो डेज जो वो लगा रहे हैं, और वर्क मतलब जो काम हुआ है। क्लियर? एक ही याद रखना है, बस एक ही फॉर्मूला है इसका। अब देखो यहाँ पे बोला है कि ए की एफिशिएंसी ए और बी उस काम को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी उस काम को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। और साथ ही साथ क्या बोला है कि ए इज़ ट्वाइस एज गुड वर्कमैन एज बी, यानी ए की एफिशिएंसी बी की तुलना में दोगुनी है। तो अगर ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की हो जाएगी 2। ठीक है, तो ये उनकी हो गई एफिशिएंसी। तो अगर मैं एफिशिएंसी को प्लस करूँ तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3। और मैंने क्या बोला, ये है हमारा टाइम और ये है हमारा एफिशिएंसी। अगर हम एफिशिएंसी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वर्क। तो हम ये आ गया हमारा वर्क। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए कितने दिन में काम करेगा, ए अलोन कितने दिन में खत्म करेगा। तो हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है, टी निकालना है। कितने दिन मतलब टाइम, कितने टाइम में कर लेगा। तो टी अगर निकालेंगे तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और वर्क हमारे पास ये रहा। इसका मतलब इसको एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। किसकी एफिशिएंसी, ए की पूछा है तो एक से करेंगे। तो ए की एफिशिएंसी है 2, 2 से काटिए 9 आएगा और 9 3 जा 27, यानी इसका आंसर आ जाएगा सी। आपको समझ आ गया होगा? ठीक है, अगर नहीं आया तो इसको वीडियो को पीछे जा करके दोबारा देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि इफ द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन 7:8, 2 ट्रेन की स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो है। ठीक है, स्पीड ट्रेन 1 स्पीड ट्रेन 2 7:8। क्लियर? इफ द ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर्स इन 4 आवर, सेकेंड ट्रेन, दूसरी वाली ट्रेन जो है जिसकी ट्रेन की स्पीड ये वाली है 8 वाली, वो 400 किलोमीटर 4 घंटे में जा रही है। इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 100 किलोमीटर पर आवर। ये 8 की वैल्यू 100 किलोमीटर पर आवर है, 100 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसकी वैल्यू 100 किलोमीटर पर आवर है। तो 8 की वैल्यू अगर 100 के बराबर है, यानी 8 यूनिट को 100 के बराबर ले लो, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100/8। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 7 कर दो यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये आ जाएगा 700/8। क्लियर? डिवाइड कीजिए, हो जाएगा 8 × 64, 6 बचा 60 हुआ, 8 से 56, 4 बचा 40 हुआ, 8 पंजे 40 पॉइंट के बाद। तो 87.5 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी वाला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइम का नहीं, ये डायरेक्शन का टेस्ट, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसे कैसे करेंगे। अनिल आफ्टर ट्रैवलिंग 6 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। देखो यहाँ पे कह रहा है कि अनिल जो है 6 किलोमीटर ईस्ट चलने के बाद, सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। टाइम वाले क्वेश्चन काफ़ी, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो Anil, after traveling 6 kilometers towards east from his house, realized that he was traveled in wrong direction. तो वो 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलने के बाद, यानी वो इधर गया होगा 6 किलोमीटर, उसे रियलाइज़ हुआ कि वो गलत डायरेक्शन में आ गया है। एंड ही टर्न बैक एंड ट्रैवल्ड 12 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। वो वापस मुड़ा और 12 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया। यहाँ पर से ये पॉइंट है, तो 12 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाएगा, यानी इस तरफ जाएगा वो। तो 6 किलोमीटर तो यही हुए और 6 और, तो ये वाली डिस्टेंस आ गई 6, ये भी होगी 6। क्लियर? यहाँ से चला ना 12 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक क्या। इसके बाद कह रहा है देन टर्न राइट। अगर वो यहाँ पे है, अगर वो इस दिशा में जा रहा है तो उसका राइट वाला पार्ट इस तरफ होगा। ठीक है,
उसका राइट वाला पार्ट ऊपर की तरफ होगा। तो इसका मतलब वो ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। इसका मतलब वो 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ यानी अपने राइट की तरफ जाएगा। द स्टेट डिस्टेंस ऑफ हिज ऑफिस, ऑफिस तो यहाँ पर है, यहाँ से स्टेट डिस्टेंस कितनी हुई, ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो ये 90 पे कटेगा, ये 8 हो जाए, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो ये होगा 10 किलोमीटर। डायरेक्ट इसका आंसर निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे मिसिंग टर्म हमें फाइंड करना है, कैसे करेंगे, मिसिंग टर्म निकालना है यहाँ पे हमको। 7, 3 और 9, 5, 2, 6। तो यहाँ पर देखिए 7 और, पहले आप अपने आप कीजिए, 7 और 3 10 माइनस 1 9, 5 और 2 7 माइनस 1 6, और 6 और 1 7 में से 1 गया तो 6 आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फ्री नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द चिल्ड्रन। पहले आप अपने आप ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। फ्री नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द चिल्ड्रन फॉर इच क्लास, द नंबर ऑफ नोटबुक्स ईच चाइल्ड गॉट 1/8 ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। प्रत्येक स्टूडेंट्स को अपनी क्लास के कुल बच्चों का, अपनी क्लास के टोटल बच्चों का, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1/8 मिलता है। अगर हम मान लेते हैं कि उस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट है माना x, तो एक स्टूडेंट को जो इस बुक्स मिलेंगी वो क्या हो जाएंगी x/8 या 1/8 ऑफ x, एक ही बात है, 1/8 ऑफ x या x/8। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं, हैड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीन हाफ, अगर चिल्ड्रन को आधा कर दिया जाए, अगर चिल्ड्रन आधा होते तो चाइल्ड विल हैव गॉट 16 नोटबुक, तो बच्चों को 16 नोटबुक मिलती। ठीक है, तो देखिए इसे फिर से कर लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर से कर लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन में कुछ ऐसा कह रहा है, फ्री नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द चिल्ड्रन ऑफ क्लास। एक क्लास में फ्री बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। ठीक है, और ये पहली कंडीशन ये है कि द नंबर ऑफ नोटबुक्स ईच चाइल्ड गॉट 1/8 ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। पहली कंडीशन में हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन मान लिए हैं, नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है क्लास में वो है x। ठीक है, और कह रहा है कि एक स्टूडेंट को कितनी बुक मिलती हैं, जो जितने बच्चे हैं उसका 1/8, जितने बच्चे हैं उसका 1/8, यानी x बच्चे हैं तो उसका 1/8 मिलता है, एक स्टूडेंट को बुक मिलती है। तो माना अगर एक बच्चे को 8 बुक मिलती है, एक बच्चे को कितनी बुक मिलती है 8, और टोटल स्टूडेंट हैं 10, तो टोटल बुक कितनी मिलेंगी, 8 × 10 करेंगे ना 80, तो ऐसे ही करना है यहाँ पे। तो टोटल बुक्स अगर हम यहाँ पे देखें, टोटल बुक्स जो उनके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं हो जाएंगी हमारी x/8 × x। ठीक है, ये हमारी टोटल बुक्स आ जाएंगी जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि हैड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीन हाफ, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन आधे होते यानी इतना होते, तब प्रत्येक स्टूडेंट को 16 नोटबुक मिलती, यानी इतने होते तो 16 नोटबुक मिलती। तो ये भी क्या है, ये भी टोटल नंबर ऑफ बुक्स है। अगर बच्चे आधे होते तो ज़्यादा बुक मिलती, तो कितनी ज़्यादा मिलती, 16 मिलती, एक को 16 मिलती। ठीक है, तो ये भी टोटल नंबर ऑफ बुक्स है और ये भी टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं, तो इन दोनों को इक्वल रख दो, x/8 × x, इनको इक्वल रख दो। यहाँ से x से x काट दो, 2 से 16 काट दो, 8 आएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 8, या मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 64 आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, तो टोटल बुक्स निकालनी है हमको, तो पूछा है कि हाउ मेनी नोटबुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स निकल जाएंगी, यानी 64 × 64 अपॉन 8। तो 8 से काटेंगे तो 8 आएगा, 8 × 32 का 2 कैरी 3, 8 × 48 और 3 कौन 512 होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक वर्ड दिया है, ब्रेक थ्रू को इस तरह से लिखा जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, ई ए, दो के जोड़े बना लीजिए, ई ए
ई ए यहाँ पे कौन सा टर्म है, यहाँ पे देखो दो दो के जोड़े बना लीजिए आप। अब देखो सेकेंड जोड़ा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा जोड़ा, तो जो दूसरा जोड़ा है वो है हमारा ई ए, ये वाला, ठीक है, ये वाला ई ए यहाँ पे पहला है। तो इसका दूसरा जोड़ा है एस टी, वो यहाँ पहला है। तो एस टी कहाँ कहाँ पर है, इन तीनों में, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसके बाद ओ यू है, ओ यू यहाँ पे कहाँ है, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट का इधर से दूसरा है। तो ये सेकंड लास्ट यहाँ पे क्या है, आई ओ, यहाँ एक मिनट, सेकंड लास्ट, हाँ यहाँ पे आई ओ नहीं, टी आई होगा, टी आई, सेकंड लास्ट यहाँ टी आई है, ठीक है, सेकंड लास्ट टी आई है, वो यहाँ पे इसके बाद आएगा। जैसे यहाँ पे सेकंड लास्ट ओ यू है तो इसके बाद आया, तो टी आई आएगा, तो यहाँ नहीं टी आई, तो ये कट गया, इन दोनों में से बच गया, इन दोनों में से फिर इसके आगे वही है, लास्ट वाला अलग अलग है तो लास्ट वाला देख लेंगे। तो इसका लास्ट क्या है, के टी, और के टी इसका कौन सा वाला है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा जोड़ा, तो पहला दूसरा और तीसरा आर आई, यानी लास्ट में इसका आर आई होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, फिर ये आंसर फाइनल हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है और क्लॉक वाला भी। ए मैन फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, सबसे पहले वही नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ए मैन फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न्स थ्रू 45 क्लॉकवाइज, एक आदमी वेस्ट की तरफ देख रहा है यानी इधर, और वो 45 क्लॉकवाइज मुड़ता है। क्लॉकवाइज का मतलब होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज की। 45 क्लॉकवाइज मुड़ता है यानी वो यहाँ पर है इस टाइप से, यहाँ पर है वो, और 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है यानी यहाँ इधर, तो वो यहाँ पे करीब होगा, 45 डिग्री है, ये पूरा 90 है, इसका आधा 45 यहाँ करीब होगा। इसके बाद अगेन 180 क्लॉकवाइज मुड़ता है, 180 क्लॉकवाइज यानी 180 ठीक इसके इधर आ जाएगा अपोजिट यहाँ। फिर देन ही टर्न्स थ्रू 315 एंटी क्लॉकवाइज, 315 एंटी क्लॉकवाइज, 315 एंटी क्लॉकवाइज मतलब अभी तक तो इस तरफ आ रहा था वो, इस तरफ, ये हुआ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वापस जाना पड़ेगा यहाँ से वापस 315, तो 315 वापस न जा करके 360 में से 315 माइनस करो, 315 माइनस करो 45 आएगा, तो 345 एंटी क्लॉकवाइज या 45 क्लॉकवाइज, तो 45 क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो वो 45 क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी हमारी इधर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा है साउथ, तो विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो साउथ आंसर होगा। इसका एक आसान तरीका ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो एंगल दिए हैं, जैसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज और 315 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एक तरफ है तो उनको ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 225 क्लॉकवाइज डिग्री, और 315 है हमारा एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, ये क्योंकि ये क्लॉकवाइज है ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है मेरा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 25 15 315 में से 225 माइनस करो तो ये आएगा 90 डिग्री, और किधर आएगा, क्योंकि ये बड़ा है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, क्या थी उसकी स्टार्टिंग पोजीशन, वेस्ट, यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे घूम जाओ, क्लॉकवाइज कौन सी थी, ये वाली क्लॉकवाइज होती है, इधर से इधर की तरफ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो घड़ी में सुइयों को देखिए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर, तो ये वाला, तो ये है साउथ, तो आंसर यहाँ से भी जल्दी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिक्सचर है 60 लीटर का, द रेशियो मिल्क एंड वाटर 2:1, टू मेक द रेशियो 1:2, व्हाट क्वांटिटी वाटर टू बी एडेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है, कैसे इसको डील करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक तरफ मिल्क है, एक तरफ वाटर है, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 2:1, ठीक है, और करना कितना चाहते हैं हम, 1:2। व्हाट क्वांटिटी वाटर एडेड, वाटर कितना ऐड करना है, वाटर बढ़ाना है, दूध को कुछ भी नहीं करना, दूध को नहीं छेड़ना, कुछ दूध के बारे में कुछ क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो दूध को नहीं छेड़ेंगे,
वाटर को बढ़ाएंगे सिर्फ। तो कितना वाटर को बढ़ाएं, यहाँ देखिए, देखो क्वेश्चन में वाटर को बढ़ाना है तो वाटर तो बढ़ रहा है, लेकिन दूध घट रहा है। क्वेश्चन में दूध घटने की बात कहीं भी नहीं है। तो इसका रेशियो को इक्वल करेंगे, यानी इसको 2 है तो इसको भी 2 बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो सेम इसके साथ भी करनी पड़ेगी। तो अब हमारा नया रेशियो आ जाएगा 2:4। एक्चुअल में ये है हमारा रेशियो अब। तो देखो यहाँ पे 1 था, 1 से 4 हो गया पानी। दूध हमारा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए हमने पानी की कितनी कितनी क्वांटिटी बढ़ाई, 1 से 4 यूनिट बढ़ा दिया। तो कितना बढ़ाया, 3 यूनिट हमने पानी बढ़ाया। हमें 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में दिया है स्टार्टिंग में 2:1 दिया था हमारे पास, जो रेशियो एक्चुअल रेशियो था, और 2:1 मतलब 2 और 1 3, 3 यूनिट ही दिया था, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी थी, 60। तो इसकी यूनिट 60 है, तो इसका मतलब इसकी भी 60 होगी। अगर कुछ और होता तो पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालते और फिर इसकी यूनिट वैल्यू निकालते, 4 होता, 2 होता, 1.5 होता, कुछ भी होता, इसकी यूनिट निकालते और मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर सीधा दिया हुआ है 60, तो 60 आंसर हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है इफ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 15, 1/3 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 1/4 ऑफ ए नंबर यानी x इज 15। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x हमारा है 15 और 3 चौको 12, मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर, ये x है। देन 3/10 ऑफ नंबर, 3/10 यानी 3/10, 3/10, 3/10 यानी 3/10। काटो 5 से 2, 3, 2 से काटो 12, 6, 3 6 18 और 18 3 54 यानी 54 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लॉक वाला फिर आ गया। ए क्लॉक इज स्टार्टेड 12 o'clock, 12 बजे क्लॉक स्टार्ट हुई दिन में। बाई 10 minutes past 5 द आवर हैंड हैज़ टर्न, 10 minute past 5, 5:10 पर आवर हैंड कितनी घूमी 12 बजने के बाद। तो पहले घड़ी बना ली, यहाँ पे बजेंगे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, बाकी ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा सेंटर। तो 12 बजने के टाइम पे दोनों सुइयाँ 12 पे पॉइंट कर रही होंगी, लेकिन उसने कहा है 12 बजने के बाद यहाँ से लेकर के, यानी यहाँ से लेकर के 10 मिनट बाद, 5 बजने के 10 मिनट बाद। तो 5:10 कितना होगा, 5:10 पे जो सुई होगी वो स्लाइटली 5 से थोड़ा सा आगे होगी, ठीक है, और 10 मिनट पे मिनट वाली सुई यहाँ पॉइंट करेगी। तो वो कह रहा है कि 12 बजे से यहाँ तक सुई, ये वाला एंगल कितना घूम गया है, कितना बढ़ गया है। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सुई जो है वो 12 से लेकर के और 5:10 तक कितना ट्रैवल उसने किया, कितना डिग्री वो टर्न हुई, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर है, अगर हम देखें इसको बेसिक समझ लेते हैं आराम से। तो अगर देखें हम यहाँ से यहाँ तक, यानी ये है 12 और ये है 3, यहाँ से यहाँ तक एंगल बन रहा है 90, तो 90 डिग्री का ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक आने में। लेकिन वो कह रहा है फिर 5 तक आने में कितना ट्रैवल हुआ। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 360 डिग्री का पूरा है सर्कल हमारे पास, और इस सर्कल में घंटे की सुई को 12 बार, यानी 12 से 1 से 2, 2 से 3, इनसे 12 बार टर्न करना पड़ता है, 12। तो यहाँ पे आएगा 30 डिग्री, यानी 1 से 2 जाने में या 12 से 1 जाने में, कोई भी 1 घंटा ट्रैवल करने में सुई को 30 डिग्री टर्न करना पड़ता है। ये बात आप दिमाग में रखिए ध्यान से। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, तो 3 तक आने में तो 90 डिग्री हुआ, 4 तक आने में 30 और हुआ 120, और 5 तक आने में 120 और 30 यानी 150 डिग्री ट्रैवल हो चुका है। लेकिन ये थोड़ा सा जो और है, जो 10 मिनट के कारण आया। अगर वो कहता कि 5 बजे तक, 12 से 5 बजे तक कितना हुआ, तो 150 हमारा आंसर होता। लेकिन 5:10 में, यानी हमें ये फाइंड करना है कि 10 मिनट में घंटे की सुई कितना एंगल कोण बनाएगी, 10 मिनट के अंदर कितना एंगल आएगी, मतलब ट्रैवल करेगी।
ठीक है, 10 मिनट में। तो ध्यान से देखिए, जब मैंने कहा 1 से 2 पे आती है घंटे की सुई, यानी 1 घंटा ट्रैवल करती है तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। और 1 घंटे में मिनट वाली सुई पूरा कवर कर लेती है, यानी 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 बराबर 30, तो काटो, यानी 1/2। 1 मिनट में 1/2 डिग्री एंगल कवर होगा। तो हमें कितने मिनट में निकालना है? 10 मिनट में। तो 1 मिनट में 1/2, तो 10 मिनट में 1 मिनट में 1/2 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 10, दैट इज 5 डिग्री कवर होगा 10 मिनट में, 5 डिग्री। क्लियर? तो 50 में 5 और ऐड करो, तो 155 आंसर हमारा होना चाहिए। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा हमारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसे बताने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोला है 39% कैन रिपेयर रोड 12 डेज वर्किंग 5 आवर ए डे। 39% किसी काम को करते हैं, 12 दिन लेते हैं और 5 घंटे पर डे काम करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको ध्यान रखना है MDH। क्या ध्यान रखना है? MDH। ऐसे कर लेंगे तो दो तरीके से हैं, तो यहाँ लिख लेंगे M1D1H1, यहाँ M2D2H2 अपॉन यहाँ W1 अपॉन यहाँ W2। इनके द्वारा काम और इनके द्वारा काम, ये मैन है, ये डे है, ये आर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं वापस। तो 39%, ठीक है, 39 हो गया जी। डे 1 कितने हैं, मतलब पहले वाले में कितने डे लगा रहे हैं? तो 12 दिन। आर कितने हैं? 5 हैं। वर्क दिया है? नहीं दिया है। दूसरे में मैन कितने हैं? यहाँ पे नहीं, मैन है 30 मैन है। डेज कितने हैं? डेज कितने हैं? डेज नहीं, डेज तो पूछा है। ठीक है, डेज पूछा है तो डे। और आर कितने हैं? 6 आर हैं। ठीक है, तो इसे काटा पीटी करो। 6 से काटो 12 को, 2 आएगा। और 5 से काटो 30 को, तो 6 आएगा। 2 से काटो 6 को, तो 3 आएगा। और 3 से काटो 13 को, तो 39 को, तो 13 आएगा। तो डी आ गया हमारा, यानी डेज आ गए। 13 दिन तक करेंगे तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा लेते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्लास 8th का भी क्वेश्चन है ये। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन ए 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट 36। वो कह रहा है 2 डिजिट नंबर यानी 2 अंकों वाली संख्या जो होती है, यानी कोई भी ले लो, सपोज करके 26 ले लिया, और नंबर ऑब्टेन इंटरचेंजिंग द पोजीशन, यानी इंटरचेंज कर दिया इनको, तो ये आ गया 62। इसका डिफरेंस कितना है? कह रहा है 36 है। मैंने ये वो नंबर नहीं है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया है कि 2 डिजिट वाली एक संख्या है, उसको अगर उल्टा कर दें तो उनका डिफरेंस 36 आता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट नंबर? तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 और 6 का, दो इनका बीच का डिफरेंस कितना है, ये पूछ रहा है। तो हमें नंबर नहीं पता, हम क्या करेंगे? हम मान लेते हैं कि यूनिट डिजिट नंबर वाला है हमारे पास x है, और 10th डिजिट पे हमारा y है। तो जो 10th डिजिट पे नंबर होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करनी होती है। नहीं आया समझ? कैसे? देखो, अगर हमारे पास माने यही 16 जैसे है, तो 16 को हम कैसे लिखेंगे? 6 यूनिट डिजिट पे है और 1 10th पे है, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो 16 बनेगा। 10 इंटू 1 10 और प्लस 6, ठीक है, करना पड़ेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास ये नंबर बना। इसको उल्टा करो, यानी इसकी डिजिट यूनिट पे है उसे टेंस पे लाओ, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा y। ये हमारे पास इंटरचेंज करके डिजिट बनी। इसका डिफरेंस बोला है कितना है? 36। तो इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई माइनस करो, ये आएगा 36। अब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी, माइनस 10x माइनस का y दैट इज़ 36। तो 10y में से y गया तो 9y बचा, और x माइनस का 10x तो माइनस का 9x इक्वल टू 36। ठीक है, 9 कॉमन ले लीजिए, y माइनस एक्स आ जाएगा 36। 9 से काट लीजिए, आ जाएगा 4। तो y माइनस एक्स यानी दोनों नंबर का डिफरेंस क्या आ गया? 4। ये वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, आंसर हमारा 4 आ गया, ख़त्म बात। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा होता डिफरेंट डिजिट, तो ये ऑप्शन से हमारा सॉल्व हो जाता,
लेकिन यहाँ पे पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट, उन टू डिजिट का डिफरेंस क्या है। तो हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया, अच्छे से कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो आप किसी से भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन हमारे पास थे। ये 2016 यूकेपीएससी आरओ का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसका हमने सॉल्यूशन दिया। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी आपके डाउट हैं, आप क्वेरीज़ हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे। और आप ये भी बताइए अगर आपको हमारी प्रयास अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।